इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इससे पहले प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए, तो वो प्लीज आप चेक कर लेना। तो आज हम कर रहे हैं सेक्शन ए के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ABC, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप हीट देते हो लिक्विड को, तो वो दो काम करती है, या तो वो टेम्परेचर चेंज करती है, या तो वो टेम्परेचर चेंज करती है, या फिर वो क्या करती है, स्टेट चेंज करती है। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करती है हीट, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फिर स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो जब आइस से वाटर बन रहा होता है, आइस से वाटर बन रहा होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उस टाइम पे स्टेट चेंज हो रही होती है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। तो इसलिए यहाँ पे O से लेके जो B का ग्राफ है, ये वाला लाइन, ये कैसी है, ये कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे टाइम जैसे से बढ़ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर पे चेंज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट कैसे चेंज हो रही है, आइस टू वाटर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोल रही है ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। तो यस, ये प्रोसेस क्या है, मेल्टिंग है ना, आइस से वाटर में चेंज करने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आइस से वाटर बन जाएगा, अब वाटर जब बन जाता है तो वो क्या करता है, उसमें वाटर जब आपका बन जाएगा तो फिर टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। यानी कि अब की बार स्टेट चेंज नहीं होगी, जब वाटर बन जाता है तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। इसलिए ग्राफ कैसा है टेम्परेचर का, ऐसे। तो नेक्स्ट लाइन आपको बोल रही है टेम्परेचर राइज होगा जब सारा आइस मेल्ट हो जाता है, यस, ये भी ट्रू है आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, फिर से अब देखो यहाँ पे वाटर किसमें चेंज हो रहा है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो अब ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये वाटर से क्या हो जाएगा, वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे तो मेल्टिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिर से क्या होगा, स्टेट चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में बॉइलिंग स्टार्ट होगी और टेम्परेचर फिर से सेम हो जाता है जब वाटर स्टीम में बदलती है। तो जब भी स्टेट चेंज होती है ना, चाहे वाटर से स्टीम हो या फिर मेल्टिंग हो, यानी कि आइस से वाटर चेंज हो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यानी कि सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी कि सारी स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा होना चाहिए ऑल ABC आर करेक्ट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो तब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज हो रही होगी, स्टेट चेंज हो रही होगी, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट बनेगा। फिर जैसे ही आपका 0 पूरी वाटर बन जाएगा, तो वाटर फिर क्या होगा, बॉइल होना स्टार्ट होगा, तो वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे आके फिर से क्या होगा, वाटर से क्या बनेगी, वेपर बनेगी, तो फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब स्टेट चेंज हो रही होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो स्टेट चेंज नहीं होती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये ग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है, तो आपको इसको मैच करना है, यानी कि सारे ऑप्शंस ही आपको मैच करने हैं। तो लार्ज साइड वैक्यूल्स किसका होता है, यहाँ पे अभी नीचे और भी अभी देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ सेल्स को किससे मैच करेंगे, एंड आगे देखते हैं। उसके बाद श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट है, और ऑर्गन दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी। ये तो सिंपल है, कौन सा ऑर्गन है जो आपकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, वो है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि आपका एक आंसर तो मिल गया, फोर्थ का आंसर न्यूक्लियस है, वो देख लेना कौन से नंबर पे होगा। अच्छा, एक है श्रिंकेज ऑफ सेल और एक है स्वेलिंग ऑफ सेल। तो ये दो फिनोमिना होते हैं, श्रिंकिंग ऑफ सेल और दूसरा क्या है, स्वेलिंग ऑफ सेल। तो
तो देखो इसके लिए हमें दो प्रोसेस पढ़ने पड़ते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो ये आपको आना चाहिए, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। और दूसरा है हमारा एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस सबको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस का अगर मतलब बोले तो ऑस्मोसिस का मतलब जब सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है, वाटर जब है हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पे फ्लो करेगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। हायर से कहाँ जाएगा? लोअर पे। ठीक है, तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर पे जब कोई भी सॉल्वेंट या वाटर जाता है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दो टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एक एक्सोऑस्मोसिस होता है और एक एंडोऑस्मोसिस होता है। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस में तो यही वाला फिनोमिना होगा कि जब सेल किसी ऐसे मीडियम में रखी हो जहां पे जो कंसंट्रेशन है किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट का लाइक ऐसा मीडियम हो जिसमें वाटर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो सेल में जो वाटर होगा ना, सेल का जो वाटर होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल में एक्सेस वाटर है ना, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि सेल में क्या होता है? एक्सेस वाटर होता है। तो सेल में अगर एक्सेस वाटर होगा तो वाटर क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से किधर जाएगा? एक्सेस वाटर है मतलब यहाँ पे कंसेंट्रेशन हायर है वाटर का, है ना, तो वाटर हायर कंसेंट्रेशन से किस तरफ जाएगा? कम कंसेंट्रेशन की तरफ। तो जब सेल से वाटर क्या होता है? बाहर जाता है। सेल से वाटर बाहर मीडियम में जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सोऑस्मोसिस आपको पता चल गया, जिसमें वाटर सेल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा? सोल्यूशन में जाएगा, मीडियम में जाएगा। यानी कि ऐसे मीडियम में आपने सेल को रख दिया जिसमें मीडियम का सॉल्वेंट वो कम होगा, तो सेल में से पानी हायर से कहा जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो उसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। तो यहाँ पे जब सेल में से पानी बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। तो एक्सो में क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस में सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, याद रखना। तो एक तो एक्सोऑस्मोसिस का मतलब जब वाटर सेल का हायर से कहा जाएगा? मीडियम लोअर कंसेंट्रेशन में, तो उसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। इसमें सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। और सेल श्रिंक होगी, अच्छा पानी का कंसेंट्रेशन सेल में क्या है? ज्यादा है ना, तो इट मीन्स अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक। तो एक्सो में कैसा सोल्यूशन होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सोऑस्मोसिस ऐसा फिनोमेना जिसमें सेल का वाटर हायर से कहा जा रहा है? लोअर में, तो इससे सेल श्रिंक हो रही है। और यानी कि कैसा सोल्यूशन है? ये जो जिस मीडियम में सेल को रखा है हमने, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। किसका? एक्सोऑस्मोसिस का। ये लिख लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सो में ज्यादा होता है। इसका जस्ट उल्टा हम करेंगे एंडो में। तो एंडो में क्या होगा? सेल ऐसे मीडियम में रखी है
जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ऐसे सोल्यूशन में रखी है जिसका कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, ठीक है, यानी जस्ट इसका उल्टा है। तो यानी कि सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि सेल में अब क्या होगा, सेल में, यहाँ तो सेल से पानी बाहर जा रहा था, यहाँ पे सेल से पानी सेल में पानी बाहर से अंदर आ रहा होगा, तो सेल क्या करेगी, स्वेल करेगी, ठीक है। तो एंडोऑस्मोसिस में सेल क्या होती है, स्वेल करने लगती है, क्योंकि बाहर मीडियम का जो वाटर है वो किस तरफ आता है, सेल की तरफ आता है। तो ये फिनोमिना आपको याद रखने, एंडोऑस्मोसिस में सेल स्वेल करती है, जबकि एक्सोऑस्मोसिस में सेल क्या करती है, श्रिंक कर जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको एंडो और एक्सो में याद रखने हैं। एक्सो में सेल से पानी रिमूव होता है, मीडियम में जाता है, और एंडो में सेल में से बाहर मीडियम का पानी सेल में घुसता है, एंटर करता है, ठीक है। तो ये सेल स्वेल करेगी और यहाँ पे सेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, तो इसमें हमें ऑप्शंस गिवन थे, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो श्रिंकेज ऑफ शेल कंटेंट बोला है, तो मैंने आपको क्या कहा, श्रिंक करेगी तो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक का मतलब यही इसके सामने वाला आंसर होगा, है ना। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया, ऑर्गन दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद आपका लार्ज साइज वैक्यूल किस में होते हैं, ये प्लांट सेल में होते हैं, ये किस में होते हैं, आपके प्लांट सेल्स में, ठीक है। स्वेलिंग के लिए अभी क्या बताया था मैंने, स्वेलिंग किस में होती है, एंडो में होती है। तो ये सेकंड का आंसर ए है, ठीक है, सेकंड का आंसर ए है। फर्स्ट का आंसर क्या आया है, प्लांट सेल, है ना, तो डी। तो 1 का डी है, सेकंड का ए है, थर्ड का सी और फोर्थ का बी है। तो ये सबको आंसर पता चल गए होंगे। श्रिंकेज में आएगा हाइपरटोनिक, सेल में आएगा आपका कैसा था, सेल करती है तो हाइपोटोनिक या फिर एंडोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, एंडो में सेल स्वेल करती है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, जबकि एक्सो में सेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, क्योंकि शेल में से पानी मीडियम में चला जाता है। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है जिस मीडियम में आप इसे रखते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका आंसर तो पता चल गया आपको, बी है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअल में आपको आना चाहिए, जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा कि जो भी ये स्लोप आएगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्चुअल में एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि आपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन v अपॉन चेंज इन t। इसको ही तो हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। चेंज इन v कैसे निकलता है, v माइनस u, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन t। इसी फॉर्मूले से तो आप क्या निकालते हो, एक्सीलरेशन निकालते हो। तो जो v वर्सेस t का जो स्लोप आएगा, जो v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उस स्लोप को एक्सीलरेशन कहेंगे, ये याद रखना। लेकिन अगर v वर्सेस t ग्राफ का आपको एरिया पूछ लिया जाए, v वर्सेस t ग्राफ का अगर एरिया पूछा जाए, तो देखो v वर्सेस टाइम का जब आपको अगर एरिया पूछ रहे हैं, तो एरिया का मतलब v और t डिवाइड में नहीं होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। और आप सबको पता होना चाहिए v इंटू टी किसका फॉर्मूला क्या होता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको v t ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है। तो v इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस में v इंटू टी मल्टीप्लाई में, तो इसलिए एरिया होता है v t ग्राफ का, जबकि एक्सीलरेशन में v अपॉन टी है ना, तो इसलिए इसका जो स्लोप आएगा वो एक्सीलरेशन होगा। तो जब डिवाइड में फॉर्मूला होगा v और t का तो एक्सीलरेशन आएगा, और जब इनटू में फॉर्मूला होगा तो एरिया से v t ग्राफ का आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। तो आपको यहाँ स्लोप पूछा गया है तो एक्सीलरेशन। अगर बाई चांस यहाँ पे स्लोप ना पूछ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछते, बाई चांस अगर एरिया पूछते, तो आंसर फिर एक्सीलरेशन नहीं होता, फिर डिस्प्लेसमेंट होता। अभी फिलहाल तो आपको स्लोप पूछा है तो इसलिए एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको आता हुआ। अर्थवॉर्म से जो कंपोस्ट बनाई जाती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। वर्मी, देखो नाम से पता चल रहा है, अर्थवॉर्म तो वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, एक प्लांट टिश्यू होता है जो फूड कैरी करता है ना। तो ये इसके अंदर डेड एलिमेंट कौन सा है, इसके अंदर डेड एलिमेंट है फ्लोएम फाइबर्स। क्या होता है, फ्लोएम फाइबर्स।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन अनियन बल्ब। अनियन बल्ब में जो बिल्डिंग यूनिट्स है, जो भी बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होती है, तो सबको पता होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो सेल्स की डेफिनेशन भी याद कर लेना। बिल्डिंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और इसका जो अगर नाम पूछ ले किसने डिस्कवर्ड किया है, तो ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, नाम भी पूछ सकते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे लगता है। अभी फिलहाल आप 2 मिनट में ये वेट करिए। और नो मोल्स जिसको आता है एक बार मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा 7th क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए मोल्स का हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हीलियम में आपको पहले तो मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, तो मोल्स कैसे निकलता है, आपको जो भी मास क्वेश्चन में गिवन होता है, गिवन मास, और उसको हम जो उसका मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास होता है उससे डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है मोल्स को। मैंने पहले भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में कराया था, मोल्स किसे कहते हैं और मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो प्लेलिस्ट की वीडियो देख लेना। ठीक है, आगे देखिए मोल्स को हम निकाल लेते हैं। गिवन मास आपको कितना दिया है, हीलियम का 40 ग्राम गिवन है। ठीक है, और हीलियम का मोलर मास, हीलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो सबको पता है 2 होता है। इसका जो ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, Z। अगर Z इसका 2 है तो इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, क्योंकि हीलियम तो सिंगल एटम है ना, ये मोनो एटॉमिक है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास हीलियम का 4 होता है, ये याद रखना। ठीक है, याद कर लेना। मैंने लिस्ट भी दी थी आपको एटॉमिक मासेस की, एटॉमिक नंबर्स की, तो वो लिस्ट प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आपको, वहां से याद कर सकते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे हमने एटम एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, वहां पे एटॉमिक मास निकालने अलग अलग उसके बता रखे हैं। तो मोलर मास यहाँ पे, क्योंकि हीलियम सिंगल एटम होता है, तो जो एटॉमिक मास है 4, वही इसका मोलर मास होगा। तो कितना रख दोगे 4, एंड देन आपको 4 10 जा 40, तो कितने मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे 10। मान लो यहाँ पे हीलियम की जगह हाइड्रोजन, मान लो आपको आ जाए हाइड्रोजन का निकालो, H2 का। ठीक है, 40 ग्राम हाइड्रोजन का बोल दे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का 1। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है ना हाइड्रोजन गैस में, तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। इसका क्योंकि एटॉमिक मास कितना होता है, इसका Z भी 1 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 है। रीजन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो एक्सेप्शन न्यूट्रॉन वैसे सब में होंगे, सबके न्यूक्लियस में होंगे, सिर्फ हाइड्रोजन वाले एटम में क्या नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते। इसलिए इसका जो Z होगा ना, वही इसका एटॉमिक मास भी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, वैसे इसका एटॉमिक मास 1 है, बट हाइड्रोजन में H2 है ना, तो H2 में 2 है, तो 1 × 2। यहाँ तो एक ही एटम होता है, यहाँ 2 होते हैं, तो 1 × 2 2 आ जाएगा। तो 40 को आप 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हाइड्रोजन H2 के केस में कितना आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल, 40 डिवाइड